डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स कर रहे हैं जिसमें विभाज्यता और शेषफल पर आधारित इनफैक्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो आगे की प्रॉब्लम्स देखी जाए। देखिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन। यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणामी सदैव होता है 6 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 9 से विभाज्य या 5 से विभाज्य। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले तो हमको 100 और 1000 के बीच की संख्याएं लेनी है। मान लिया हमने 348 लिया, मान लिया। देखिए इसी के बीच की संख्याएं लेनी है, कभी वो 2 से विभाजित हो जाएगी, कभी 6 से, कभी 5 से, लेकिन सदैव विभाजित होने के लिए संख्या जरूर एक मिलेगी। ठीक है, जो सिर्फ 9 से विभाज्य होगी। तो उस संख्या को पहले हम बता रहे हैं। ठीक है, अन्य संख्याएं हो सकती हैं 2 से हो जाए, लेकिन सभी के लिए यूनिवर्सली 1100 से लेके कितना 1000, वो 348 संख्या लिया और 348 में इनके अंकों के योग को घटा दिया जाए। देखिए तो कितना आएगा, 348 में से इनके अंकों का योग कितना हुआ, 4 3 7 8 15, घटाइए कितना आया 333। 333 आप देख रहे हैं इनके अंकों का योग 9 और 9 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी सदैव जो परिणाम आए 100 और 1000 के बीच की संख्या ली जाए और सदैव विभाजित होने के लिए जरूरी है। चलिए अन्य संख्या लिया जाए, 101 लिया जाए। 101 में से इसके अंकों को घटा दिया जाए। देखिए कितना आता है 101 में। ठीक है, 101 में अगर हम 2 घटा दें तो आया 99। हालांकि ये भी 9 से विभाज्य है। तो 9 से तो विभाज्य श्योर होंगी, लेकिन कभी कभार एक आध अंक ऐसे भी निकल सकते हैं, आ सकते हैं जो 2 से या 5 से विभाज्य हो जाए, या 2 से और 6 से विभाज्य हो जाए लेकिन 5 से विभाज्य ना हो। लेकिन हमेशा सदैव वो संख्या जो आएगी वो 9 से अवश्य विभाजित होगी। तो ये याद रखना है, सदैव विभाजित होने के लिए किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित जरूर होगी। 2 से 9 से हो सकती है, 9 से 5 से हो सकती है, 9 से 6 से, लेकिन सदैव जो होगी वो 9 से ही विभाज्य होगी। तो ध्यान रखना है इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। ये संख्या दी है 142 स्क्वायर -1। विभाज्यता चेक करनी है कि किससे होगी, 13 से होगी, 7 से होगी, 9 से या 49 से। तो इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले लगा दीजिए। कितना आएगा 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 143 और ये आया 141। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो 11 गुणे 13, ओके, इतना आएगा और गुणे 141। इसका मतलब ये जो अंक दिया हुआ है वो 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी। अगर इसमें 11 दिया होता तो 11 आंसर चूज करते, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो ये जो संख्या होगी वो किससे विभाज्य होगी, 13 से। लेकिन अगर ऑप्शन 11 होता और 13 ना होता तो हम 11 चूज करते। ये संख्या 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। व्यंजक एक दिया हुआ है 2 टू पावर 6n। ठीक है, 2 टू पावर 6n माइनस 4 टू पावर 2n
जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां प्राकृतिक संख्या वाली बात आ जाए तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या एक के बारे में सोचिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसमें आप क्या करिए, एक रख दीजिए, तो यहाँ 6 × 1 -4, 2 × 1 मतलब 2 आ जाएगा, 2 के पावर 6 कितना होता है 64, माइनस ये 16 कितना आ गया 48। तो निश्चित है कि 48 से सदा विभाज्य होगी, तो इसका आंसर ये 48 से होगा, हमेशा ही ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चंस बहुत जल्दी विद इन 5 सेकेंड्स आप कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए जो ट्रिक बताई जाए, जो बातें बताई जाए वो ध्यान रखिए। देखिए क्या लिखा है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो, तो जो मूल पूर्णांक है सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो इसका एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक, जैसे देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं, दो आखिरी के 2 अंक 6 के पूर्णांकीय गुणज होने चाहिए, मतलब 6 के टेबल में आते हो। पहले तो हम ये ले रहे हैं, देखिए 254, ठीक है, ये 3 अंकों की पूर्णांक जिसके अंतिम 2 अंक 6 से विभाज्य है, 54 6 से क्या है विभाज्य। तो ये सदैव किससे विभाज्य हो गया, जरा इसे 2 से विभाज्य करके देखिए। 6 से पहले देखिए 6 से नहीं होगा, अगर इसको हम 6 से विभाजित करें 254 को 6 से, तो ये विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर हम 254 को 3 से विभाज्य करें तो क्या 3 से है, नहीं है, 2 से विभाज्य है, ये 254 2 से विभाज्य है, देख रहे हैं। क्या 12 से विभाज्य है, नहीं है। तो जो 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 अंक अगर 6 के पूर्णांकीय गुणज हो, अन्य भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 2 और 12 ले लिया, ठीक है, तो क्या ये 6 से विभाज्य है, देखा जाए 6 3 18 6 6 36, 6 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, और लेकिन सदैव, ये अपवाद है क्योंकि हर एक सदैव के लिए सदैव लिया है ना, तो सदैव विभाज्य होने के लिए 2 से तो ये है ही है, लेकिन जैसे जब 3 अंक के देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स हर एक जब नंबर्स पे फिट होता है तब वो सदैव वाली बात उसमें जोड़ी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक अगर 6 के गुणज है, पूर्णांकीय गुणज है, तो वो संख्या 2 से ही सदैव विभाजित होगी, अन्य से नहीं, इसलिए उसका एक नंबर दिया गया 254, ठीक है। 3 अंकीय भी संख्या है, पूर्णांक जिसका पूर्णांक 6 का गुणज है आखिरी के 2 अंक, तो ध्यान रखिएगा 2 से। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए आ गया, n एक पूर्णांक हो, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में n एक पूर्णांक है, ठीक है, n एक पूर्णांक हो तो किसकी बात कर रहे हैं, n³ - n, निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। देखिए पूर्णांक तो 0 भी है, 1 भी है, इधर -1 है, तो हम 0 लेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है, तो 0 तो हर एक संख्या से विभाज्य होती है। तो मैंने क्या बताया था, पूर्णांक आ जाए या प्राकृत संख्या है तो 1 लीजिए, तो अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे तो देख रहे हैं -1, ये भी 0 आएगा, तो फिर हम कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, तो 2³ -2, इसका मतलब ये कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला होगा, सदैव विभाजित किससे होगा, 6 से होगा, ये ध्यान रखना है। पूर्णांक हो या प्राकृत संख्या हो तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ले लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n³ - n, n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n को प्राकृत संख्या तो कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी कौन हुई, 3, इसका मतलब इसमें हम मान जो लेंगे वो
3 लेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए, n क्यूब माइनस n इंटू है n माइनस 2। अगर n का मान यही डायरेक्ट रख दीजिए 3 तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2, ये हो गया 27 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ रहा है ये 24। ठीक है, तो इसका जो सदैव है वो कौन सा होगा, 24 होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए 24 जो होगा, n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या तो निश्चित है कि पूर्णतः विभाजित कौन करेगा, 24 करेगा, 24 करेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिए, जो भी बताई जा रही है, ट्रिक्स बताई जा रही है, जो पॉइंट्स याद रखने के लिए बताया जा रहा है उसे ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a तथा b दो विषम धन पूर्णांक हो, यहां भी धन पूर्णांक कहा है लेकिन विषम, तो पहली विषम आप जानते हैं विषम पूर्णांक 1 है और धन चाहिए, धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है 1 और 3। ठीक है, तो a टू पावर 4, देखिए क्या लिखा है, a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4। तो चलिए बड़ी जो पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है 3, तो 3 टू पावर 4 माइनस यहां रख दें 1 टू पावर 4। 3 टू पावर 4 कितना होता है 1, 81 माइनस 1 कितना आ गया 80। तो इसका मतलब देखिए 80 किससे विभाज्य होगा, 8 से। 6 से विभाज्य नहीं है, 12 से विभाज्य नहीं है, ओके, और 3 से भी विभाज्य नहीं है, तो ये किससे विभाज्य है, 8 से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। इसको किससे भाग करने पर, 345 से भाग कर दीजिए, विभाजित होता हो। ठीक है, तो वो संख्या हमें प्राप्त करना है, तो पहले इसको भाग कर दीजिए 345 से। ठीक है, क्योंकि 345 से पूरी तरह से विभाजित होता है, तो 9999 में कितना हमें जोड़ना चाहिए, तो इसको भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, और 6 घटा दीजिए, 3 9 8 बढ़ जाएगा, 8 25 40 हो गया, 8 चौको 32 और 4 36 हो गया, 8 3 24 और 3 27 हो गया। घटा दीजिए 9 3 और यहाँ कितना आया 3 3 339। ठीक है, पूरी विभाजित होने के लिए ये 8 बल्कि 9 बार जाता, अगर ये कितना होता 345, तो 345 होने के लिए किसकी जरूरत है, ठीक है, कितने अंक, कितने की जरूरत है, 6 की। इसका मतलब अगर हम 9999 में 6 जोड़ दें तो वो संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य हो जाएगी, 345 से। उसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे ही 9999 में 6 जोड़ेंगे ये संख्या 345 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जो जोड़ना होगा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जो जोड़ना होगा वो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक और हम करा चुके हैं। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, भाज्य भाजक, ठीक, शेषफल का जो रिलेशन होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी का क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि जो भाजक है, ठीक है, इसमें जो भाजक है वो, देखिए इसमें जो भाजक है वो भागफल
का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है? देख रहे हैं ना, भागफल का भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, भागफल 16 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? भाजक। तो जो भाजक है वो क्या है? 16 का 25 गुना है, मतलब कितना आ गया? 400। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। तो अगर हम 400 को, ठीक है, इसे भाग कर दें, 5 से भाग कर दें, तो ये 80 आ गया। ये क्या आ गया? ये भी देखिए किसका है? शेषफल, और शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब शेषफल कितना आ गया? 80। ठीक है, 400 तो आ गया भाजक, और भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो 5 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल मिल गया। ये जो मिला वो क्या मिल गया? शेषफल मिल गया। ठीक है, भागफल कितना है? 16 है। ठीक है, और भाजक कितना है? 400 है। तो जो भाज्य निकालना है, आप जानते हैं भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? भागफल। ये डायरेक्ट आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। भागफल गुणे भाजक और प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक है, डायरेक्ट ये आप लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो भागफल कितना है? भागफल है 16, और भाजक कितना निकला है? 400, और प्लस शेषफल कितना निकला है? 80। ये आ गया 6400 और प्लस 80, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6480 आ गया, 6480। इसका मतलब भाज्य कितना है? 6480 है। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो समय नहीं लगना चाहिए, बस ये पता हो कि कैसे इसमें साफ साफ दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? देखिए क्या दिया है, यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए। देखिए भागफल, भाज्य, जो भाज्य और शेषफल पर आधारित जो सवाल थे, और विभाज्यता भी है, तो उसी का है। दो अलग अलग संख्याएं हैं, देख रहे हैं ना, इस तरह का सवाल आप सिंगल डिजिट में कर चुके हैं, ये डबल डिजिट में दे दिया है, तो नंबर से भाग करना है। तो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं x और y हैं। ठीक है, ट्रिक वही लगेगी जो पीछे सिंगल डिजिट में लगाया था। यदि दो संख्याओं किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाए तो शेष क्रमशः, देखिए शेष याद होगा, सिंगल डिजिट में एक ही शेष बचता था और पुनः उसे शेष, तो इसका तरीका वही है। सिंगल डिजिट में क्या करते थे कि एक शेषफल में से जब दूसरे से भाग करने पे शेषफल आता था उसको माइनस कर देते थे। यहाँ दोनों से चूंकि भाग करना है, तो यहाँ पे देखिए जब दोनों x प्लस वाई को जब उसी संख्या d से भाग किया जाता है, x और y को भाग किया जाता है, लेकिन जब जोड़ दिया जाएगा तो दोनों जगह का शेषफल ऐड हो जाएगा, और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को माइनस कर दिया जाएगा। तो इसका जो d का मान निकालना है, d का मान वो x और y से जो शेषफल बच रहा है, और जो दोनों को जोड़ने पे शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए कंबाइंड। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा था? 4375 प्लस 2986, और माइनस यहाँ का जोड़ने पे ये दोनों को जोड़ दिया गया x प्लस वाई। ठीक है, x और y के शेषफल जोड़ दिए गए, और फिर दोनों को जोड़ने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसे घटा दिया गया। अब देखिए जितना भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, जितना इसके कैलकुलेशन में समय लग जाए। 1 और 8 7 15, 1 16, ठीक है, 9 3 12, 1 13, और यहाँ से 2 4 6 और 1 7। ठीक है, में से 2361 माइनस कर दीजिए तो आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे 5000 आ गया। तो इसका जो आंसर सही है वो बी वाला है, संख्या डी का मान है 5000। ओके, तो ये उसी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट का ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 टू पावर n से विभाजित किया जाए, यहाँ n एक पूर्णांक है,
तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या है? देखिए किसका गुणा किया जा रहा है, पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों को। तो 1 से 50 तक के बीच में जो 7 के गुणज होते हैं, 7 के मल्टीपल होते हैं, आप देखिए 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। इसमें देखिए 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, 7 गुणे 4, 7 गुणे 5, 7 गुणे 6 और 7 गुणे 7। आप देखिए 7 की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 7 टू पावर 8 और बाकी का मल्टीप्लाई। तो 7 टू पावर n जो बात पूछा है, तो आप देख रहे हैं अधिकतम मान 7 की पावर में क्या हो सकता है, 8। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। ओके, तो क्लास अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम इसी तरह से विभाज्यता की प्रॉब्लम्स लेके लास्ट क्लास होगी, हालांकि अब विभाज्यता की, उसके बाद अन्य टॉपिक आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं कि कौन सा क्लास आप और उससे संबंधित पढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो फिर हम एक क्लास और अभी देंगे विभाज्यता की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन बाय।